नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य में से दोस्तों यहाँ पर 100% आपके यानी कि कम से कम 3 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम में। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा दोस्तों यहाँ पर कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को पूरा कीजिएगा। अगर आपको याद करने हैं, अगर आपको कंप्लीटली यानी कि 2-3 क्वेश्चन सही करने हैं आपकी एग्जाम पेपर में, तो ये वीडियो नंबर को पूरा करना दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने राष्ट्रपति वाला किया था दोस्तों यहाँ पर, जिसमें 75 क्वेश्चन थे, उसमें से भी 100% कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवा दिया है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाइएगा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर क्रैक करने के लिए। देखिएगा यहाँ पर पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ये गुप्त काल से है और मौर्य साम्राज्य से है। अब देखिएगा इसमें क्या पूछा गया था। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक केंद्र था, कौन सा था? विदिशा था, पुरुषपुर था, या फिर अहिस्त था, या फिर पैठन था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पैठन हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये पैठन कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है दोस्तों यहाँ पर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है दोस्तों यहाँ पर ये पैठन। ये व्यापारिक स्थल था, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 2011 की में पूछा गया था एक क्वेश्चन। इसके बाद 2011 की में ये दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, कहां से लिया गया है? सांची के स्तंभ से, सारनाथ के स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से, या फिर लुम्बिनी स्तंभ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा यहाँ पर, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा था? 2011 की एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर। ये तीनों प्रश्न है ना, वो 2011 की एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर एक पेपर में। तो बताना होगा रामगुप्त, चंद्रगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोस्तों यहाँ पर। इसके शासनकाल में फाहियान आया था, और इसके शासनकाल में फाहियान आया था तो उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों यहाँ पर, जिस पुस्तक में लिखा गया था कि यहाँ के जो लोग हैं वो घरों में अक्सर ताला नहीं लगाते थे, इतने ईमानदार थे। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब 2011 की एग्जाम में 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कौन से काल में किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, महाजनपद काल, गुप्त काल, या फिर कुषाण काल, या फिर मौर्य काल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य काल हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर 2011 की एग्जाम में 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से दोस्तों यहाँ पर। सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, उन कॉन्सेप्ट को मैं पहले करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, उससे बाद जो कम क्वेश्चन पूछे गए थे उसको बाद में करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि इनको रट लो, वीडियो को छोड़ के मत जाना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिएगा 2012 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से। तो इसमें देखिएगा, ये भी यहां पर कुछ कथन कहा गया था। कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर समुद्रगुप्त। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा गया था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर देखिएगा, रामपुरवा का विश्व शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? 2012 में पूछा गया है रिट में। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, या फिर असम। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में है दोस्तों यहाँ पर, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 2015 में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। अब 2015 के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। पता चलता है इनसे कि पेपर में प्रश्न कहां से बनने वाला है। वही प्रश्न मैंने 75 क्वेश्चन इसमें डाले हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मौर्य साम्राज्य के, और लंबा बन जाएगा वीडियो दोस्तों यहाँ पर। गुप्त वंश अगर मैं इसमें करवाऊंगा तो लगभग 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन एक वीडियो में करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पर। तो उस वीडियो को मैं इसके टच में ही अपलोड करूंगा थोड़ी देर के बाद। तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा 2015 में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, ये इंडिका का लेखक है, कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, प्लिनी या फिर विष्णुगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर 9वें नंबर का क्वेश्चन है, 2015 की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, बताएगा यानी कि अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? प्रथम, पंचम, अष्टम या फिर 13वें अभिलेख में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख में मिलता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर 2018 के आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मौर्य काल और गुप्त काल से 100% कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिक से अधिक आपसे 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लो दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको राइट करने हैं मौर्य वंश और गुप्त वंश में से आने वाले प्रश्न, तो वीडियो को पूरा देखने, बीच में छोड़ के मत जाना। इसका क्या हो जाएगा सही? तो देखिएगा मेगास्थनीज किसका राजदूत था, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेल्यूकस का था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजभाषा राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? बताना। रिट 2018 में बरूची, धनवंतरी, फाहियान या फिर बरहामीर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाहियान नहीं था दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अब क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार बृहद्रथ को हराकर मगध की गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। कौन बैठा था? तो ध्यान रखना, यहां पर बैठा था मगध, बिंबिसार बैठा था। और बिंबिसार ने आपको पता है 52 वर्षों तक यहां पर मगध पर शासन किया था। और बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की फिर हत्या की थी उदयन ने दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से यहां पर चला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, वह प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? सबसे पहले अशोक, बृहद्रथ, अजातशत्रु या फिर बिंबिसार? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बिंबिसार हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, बिंबिसार ने मगध की राजगद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर जो शासन किया था वो 52 वर्षों तक किया था, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर 15वें नंबर का क्वेश्चन है, 493 ईसा पूर्व बिंबिसार की हत्या करके कर दी गई थी अजातशत्रु? बताना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने, यानी कि प्रश्न का भावार्थ यह है कि 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? अजातशत्रु, नागदशक, कालाशोक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। और ये अजातशत्रु कौन था? इसी का पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बिंबिसार आज थोड़ा दोस्तों यहाँ पर बुखार है, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, मैं वीडियो को पूरा करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपकी रेट की एग्जाम है तो वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना, क्योंकि हो सकता है राज्य सरकार दोस्तों यहाँ पर उन्हीं स्टूडेंटों को अलॉटमेंट करे कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखा है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज करवा लेना। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा, बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी पर किसने शासन किया था? बताएगा शिशुनाग ने, कालाशोक ने, नागदशक ने या फिर अजातशत्रु ने? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बताएगा बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का या फिर शैव धर्म का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म का था दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा यहाँ पर अजात शत्रु ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था, बताइएगा। और जो अजात शत्रु कौन था, ये बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर, जिसने बिंबिसार की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठा था और इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 493 गद्दी पर बैठा था और इन्होंने किया था 32 वर्षों तक शासन किया था दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 19वें नंबर का क्वेश्चन है, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके मगध की राजगद्दी का शासक बना था, कौन था? नागदशक, शिशुनाग, उद्दायन या फिर घनानंद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उद्दायन था, बी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका पुत्र था? ये अजात शत्रु का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा सबसे पहले तो आपको पता है हर्यक वंश का जो प्राचीनतम जो वंश का जो संस्थापक था वो बृहद्रथ था और बृहद्रथ की जो हत्या की थी, बृहद्रथ को जो परास्त किया था वो बिंबिसार ने किया था और बिंबिसार ने मगध की राजगद्दी पर 52 वर्षों तक शासन किया था और बिंबिसार की फिर हत्या कर दी, इसी के पुत्र अजात शत्रु ने हत्या कर दी थी दोस्तों यहाँ पर। अजात शत्रु ने, आपको पता है अजात शत्रु ने यहाँ पर बिंबिसार की हत्या कर दी, फिर अजात शत्रु गद्दी पर बैठा, फिर यहाँ पर अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक मगध की राजगद्दी पर शासन किया था और 32 वर्षों के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका पुत्र हुआ था उद्दायन हुआ था। उद्दायन ने दोस्तों यहाँ पर इसकी हत्या करके और यहाँ पर ये खुद गद्दी पर जा बैठा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और ये पाटलिपुत्र था, ये मगध की राजधानी हुआ करता था दोस्तों यहाँ पर। अजात शत्रु ने, बृहद्रथ ने या फिर नागदशक ने या फिर उद्दायन ने। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उद्दायन हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा यहाँ पर, यानी कि 21वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हर्यक वंश का अंतिम शासक बताइएगा कौन था? अजात शत्रु, बिंबिसार या फिर नागदशक या फिर उद्दायन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागदशक हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि हर्यक वंश का अंतिम राजा उद्दायन का पुत्र हुआ था कौन? नागदशक हुआ था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 412 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है शिशुनाग, कालाशोक, अजात शत्रु या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। जी हाँ दोस्तों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, ध्यान रख लेना। देखिएगा एक वंश कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर जो हर्यक वंश था वो कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा हर्यक वंश के बाद यहाँ पर शिशुनाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य से संबंधित होंगे दोस्तों यहाँ पर और 100% आपको मौर्य साम्राज्य से जो संबंधित क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त इससे 100%, अशोक से 100% प्रश्न आने वाला है आपके एग्जाम में। अगला देखिएगा यहाँ पर शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद या फिर नंद, यहाँ पर नंद घनानंद। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंदी, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें नंबर का कालाशोक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये यहां पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली रखी, ये और ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। जो शिशुनाग हुआ था इसने यहाँ पर पाटलिपुत्र से राजधानी को हटाया था और वैशाली स्थापित की थी। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्मनंद, नंदीवर्धन, अरस्तु या फिर जीवक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि नंदीवर्धन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मगध साम्राज्य का मगध साम्राज्य पर नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बृहद्रथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर महापद्मनंद हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर घनानंद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक और इस घनानंद को ही परास्त किया था किसने?
किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों यहाँ पर। किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा, अब आने वाले हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। हर्यक वंश बिंबिसार, और यहाँ पर शिशुनाग, नंद वंश महापद्म नंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ तो जो संस्थापक है वो दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा राजवंश दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, और इनमें से आपको गलत पहचानना होगा। तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर याद कर लीजिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार हुआ था, शिशुनाग वंश का संस्थापक यानी कि शिशुनाग हुआ था, और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हुआ था, और नंद वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो घनानंद हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 28वें नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित करके मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? महापद्म नंद, सेलुकस निकेटर, घनानंद या फिर बिंबिसार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर घनानंद को परास्त किया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 29वें नंबर का है, सिकंदर के पिता का नाम बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फिलिप था दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30वें नंबर का क्वेश्चन बताएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? 4, 5, 6 या फिर 7? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 7 यहां पर भागों में विभाजित किया था भारतीय समाज को। किसने? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था बताएगा, कब हुआ था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म माना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य का मगध की राजगद्दी पर शासन कब से कब तक रहा था? अब बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त, और इसने ये संस्थापक माना जाता है, और इसका शासन कब से कब तक रहा था बताना है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व से और 298 ईसा पूर्व तक। और जो ईसा पूर्व है ये गिनतियां उल्टी चलती थी दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना, ये जो गिनतियां हैं वो उल्टी चलती थी जो ईसा पूर्व वाली गिनतियां हैं। तो इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर गद्दी पर बैठा 322 में, और इसकी मृत्यु हुई थी 298 में हुई थी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध का, जैन का, या फिर हिंदू धर्म का, या फिर ईसाई धर्म का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का था दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के दोस्तों, यहाँ पर लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को भी यहाँ पर एक मोटिवेशन आप लोगों से मिले दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाने का, और यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालने का दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपके एग्जाम क्रैक हो सके उनसे दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज शेयर करना ना भूले, व्हाट्सएप पे भी शेयर करो, टेलीग्राम पे शेयर करो, जहां भी आप जुड़े हुए हैं अपने भाइयों के साथ जो रेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, उनको प्लीज शेयर कर दो दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल कमी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों यहाँ पर। एसएसटी में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 55 प्लस का टारगेट रखूंगा दोस्तों यहाँ पर, तो 55 प्लस आपको राइट करने हैं, तो वो ही करके आने हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य से बना हुआ होता है? किससे बना हुआ होता है बताना होगा, थोड़ी सा मिस्टेकिंग है उस पर ध्यान मत देना। तो किस चीज से बना हुआ होता है बताओ? ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का, या फिर मिट्टी का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लकड़ी का बना हुआ महल होता है दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से अनुयायी था, तो ये जैन धर्म से था। अगला देखिएगा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी बताइएगा? अशोक महान, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? देखिएगा मौर्य साम्राज्य में पूछा है दोस्तों यहाँ पर कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को यहाँ की राजधानी किसने बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35वें नंबर का बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाई थी दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मौर्य वंश के दो महत्वपूर्ण शासकों के नाम अगर आपसे पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आपसे पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन उठेगा, और कुटेगा अशोक से उठेगा दोस्तों यहाँ पर, बिंदुसार से भी उठ सकता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से मौर्य वंश का संस्थापक कौन था?
तो सबको पता है दोस्तों यहाँ पर मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा प्रमुख पुस्तक लिखी गई थी। इंडिका, अर्थशास्त्र, भारत एक खोज, सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही नाम है दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्न में से इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता है, बताएगा मेगास्थनीज, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब परास्त किया था? 305 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में या फिर 266 ईसा पूर्व में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था और यहाँ पर इसकी पुत्री हेलिना से विवाह किया था। दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नी थी दोस्तों यहाँ पर मुख्य रूप से, एक तो दुधारा थी और एक यहाँ पर दोस्तों हेलिना थी दोस्तों यहाँ पर, और जो विदेशी थी वो हेलिना थी, वो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी दोस्तों यहाँ पर। अगला कुछ और देखिएगा, और जो दुधारा थी वो किसकी बहन थी? वो घनानंद की बहन थी दोस्तों यहाँ पर दुधारा, और दुधारा के एक पुत्र हुआ था दोस्तों यहाँ पर कौन? बिंदुसार हुआ था दोस्तों यहाँ पर, बिंदुसार हुआ था। अगला बताऊंगा मैं दुधारा के बारे में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कौटिल्य किसके राज दरबार का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का चंद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? बताएगा होगा किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? कौन? यहाँ पर चाणक्य, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, दक्षशिला विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षशिला विश्वविद्यालय के ये यहाँ पर व्याख्याता थे उस समय। कौन? और तब यहाँ पर शिक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर ही शिक्षा दिलाई थी दोस्तों यहाँ पर, दक्षशिला में शिक्षा दिलाई थी इसने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन या फिर सामाजिक जीवन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक जीवन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर श्रावणगोल वेला कर्नाटक में उपवास के दौरान हुई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को परास्त करने वाला शासक कौन था? बताएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने के बाद मगध साम्राज्य की गद्दी पर किसने शासन किया था? बताएगा। अब यहां से दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पर किसका शासन हुआ था इसके बाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और ये बिंदुसार हुआ था वो दुधारा का पुत्र था। और ये दुधारा कौन थी? ये घनानंद की बहन थी दोस्तों यहाँ पर। और इस दुधारा के एक पुत्र हुआ था दोस्तों यहाँ पर जिसका नाम यहाँ पर बिंदुसार हुआ था दोस्तों यहाँ पर, बिंदुसार हुआ था। अब देखिएगा दुधारा को यानी कि दुधारा के खाने में किसी ने जहर मिलाया था, तो वो खाना दुधारा ने खा लिया था। उस समय दुधारा की यहाँ पर तबीयत बिगड़ जाती है, तो चाणक्य कौटिल्य से दुधारा ने कहा था कि मैं अपने पुत्र को बचाना चाहती हूं और किसी भी कीमत पर इस पुत्र को बचा दो। तो यहां पर दोस्तों यहाँ पर जो कौटिल्य था उसने यहाँ पर उसका जो गर्भ है वो चीर कर दोस्तों यहाँ पर उस बच्चे को उसमें से निकाला था बिल्कुल जिंदा, और इसके माथे पर एक जहर की बूंद यानी कि का निशान हो गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया था बिंदुसार रखा गया था दोस्तों यहाँ पर। और इसकी दूसरी पत्नी थी दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की, वो हेलेना थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर
16 राज्यों का विजेता किस मौर्य शासक को कहा जाता है, बताएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बिंदुसार को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, बताएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उपगुप्त या फिर अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। जी हाँ दोस्तों, अशोक महान। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अशोक के पिता का नाम क्या था तो ध्यान रखना बिंदुसार था। तो और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था दोस्तों, यहां पर ये भी ध्यान रख लेना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था, बताएगा। स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या फिर वैशाली। तो इस समय दोस्तों यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। आपको पता है जो मगध साम्राज्य पर मौर्य साम्राज्य था वो यहां पर पाकिस्तान तक दोस्तों यहां पर तक्षशिला तक फैला हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 91 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक महान राजगद्दी पर कब बैठा था, बताएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अशोक महान किसका पुत्र था, बताएगा। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बिंदुसार का था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। जी हां दोस्तों, यानी कि जो इसका राज्याभिषेक हुआ था यानी कि 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ था, इसके 8वें वर्ष दोस्तों यहां पर कलिंग पर इसने आक्रमण कर दिया था। और एक कलिंग कहां पर है, उड़ीसा में है दोस्तों यहां पर कलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न में से किस धर्म को अंगीकार किया था, बौद्ध, हिंदू, जैन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसने अपनाया था बौद्ध धर्म को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहां पर सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक, गौतम, गौतम बुद्ध या फिर खरगोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अशोक ने बनवाया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहां पर है ये, मध्य प्रदेश में है दोस्तों, यहां पर सांची का स्तूप है। अगला देखिएगा यहां पर भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसके समय हुआ था, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने ही शिलालेखों का प्रचलन करवाया था भारत में। अगला देखिए यहां पर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्न में से किसको श्रीलंका भेजा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर अशोक काबिल एक भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया था। दोस्तों यहां पर देखिएगा यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इस पे इग्नोर मत कीजिएगा। इसका अर्थ है अशोक का शिलालेख है। अशोक का शिलालेख एक भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्न में से किस देश में यह पाया गया था, बताइएगा। अफगानिस्तान में, चीन में, बर्मा में या फिर नेपाल में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है, बताइएगा। स्तंभ, गुफा, निर्माण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि स्तंभ हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पशु बलि की जो निंदा की थी अशोक के शिलालेख में वो पहले शिलालेख में की गई थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, बताइएगा। मनेसर हरा का शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख या फिर गिरनार शिलालेख या फिर 5वां शिलालेख है। तो दोस्तों जब कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने तो वहां पर बताया जाता है कि 2.5 लाख सेना तो दोस्तों यहां पर कलिंग के राजा की मारी गई थी और 1 लाख जो योद्धा थे वो अशोक के मारे गए थे। तो यहां पर दोस्तों यहां पर अशोक को बहुत आघात पहुंचा था इस हिंसक घटना को देखते हुए दोस्तों यहां पर। और यहां की जो एक नदी थी दोस्तों यहां पर दया नदी, उस दया नदी में दोस्तों यहां पर खून की नदी बहने लगी थी दोस्तों यहां पर। इसने उससे
से, यानी कि जो युद्ध की नीति में परिवर्तन कर दिया था अशोक ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कलिंग का पृथक शिलालेख दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल युद्ध और हिंसा के प्रति आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है अशोक के को। अगला देखिएगा यहाँ पर अशोक की माता का नाम बताएगा लक्ष्मी कुमारी, सुभद्रांगी, महाकौशल्या, देवी प्रियदर्शनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सुभद्रांगी हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है मुद्रा, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य या फिर शिलालेख। तो दोस्तों शिलालेखों में सबसे अधिक जानकारी मिलती है वो अशोक की मिलती है, आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राजपाल था? गंधार का, काबुल का, मकरान का या फिर अवंती का? तो इसका सही है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अवंती का राजपाल था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें अभिलेख में दोस्तों यहाँ पर कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला देखिए यहाँ पर अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या फिर हिंदी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर किस अभिलेख में अशोक स्पष्ट बौद्ध धर्म और संघ का अभिवादन करता है? सांची स्तंभ लेख, सारनाथ अभिलेख, ब्रह्मगिरी अभिलेख, भाभू अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाभू अभिलेख। और ये भाभू अभिलेख कहां मिला था? ये बैराट की पहाड़ी जयपुर में मिला था दोस्तों यहाँ पर, और इसको कलकत्ता ले जाया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कलिंग नामक स्थान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बंगाल उड़ीसा में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बताएगा। तो देखिएगा यहाँ पर उड़ीसा में है, ध्यान रख लेना उड़ीसा में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस ऑप्शन में क्या हुआ था डी यहाँ पर जो इसमें सम्मिलित हो गया था ये, तो यहाँ पर आपको इग्नोर नहीं करना है, केवल और केवल प्रश्न आपको याद करना है कि कलिंग नामक स्थान है वो कहां पर था, तो वो उड़ीसा राज्य में था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर इंडिका पुस्तक लिखी गई थी मेगस्थनीज, अमर सिंह, चंद्रगुप्त या फिर कौटिल्य के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर मगध की राजधानी का नाम बताएगा पाटलिपुत्र, उज्जैन, अवंतिका या फिर इंद्रप्रस्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 71वें नंबर का क्वेश्चन है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था बताएगा? गुप्तचर संस्था, एक संचार खोजी या फिर गूढ़ पुरुष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुप्तचरों को मौर्य साम्राज्य में। अगला देखिएगा मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी स्टूडेंटों को दोस्तों यहाँ पर कि मुद्रा राक्षस जो लिखी थी वो किसने लिखी थी दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर ऊसर भूमि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था बताइएगा? अब यहाँ पर मौर्य वंश की समाप्ति हो रही है दोस्तों यहाँ पर, तो अंतिम शासक आपको बताना होगा और ये पूछा जाता है 74वें में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो बृहद्रथ हो जाएगा। अगर आपको और अच्छी तरीके से पढ़ना है तो ध्यान रख लेना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ना होगा, अशोक के बारे में आपको पढ़ना होगा दोस्तों यहाँ पर, और एक यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बिंदुसार के बारे में आपको पढ़ना होगा। और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शिलालेख में से पूछ सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ सकता है, कौटिल्य के बारे में पूछ सकता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मौर्य साम्राज्य का 75वें नंबर का क्वेश्चन है ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था बताएगा? बहुत से स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि राजा अनंत पद्म नाम और अशोक के मध्य हुआ था कलिंग का युद्ध दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रख लेना।
अब बहुत से स्टूडेंटों के मन में बैठा होगा खारवेल था। अरे भाई खारवेल नहीं था, अनंत पद्मनाभ था जो अशोक के मध्य था दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना एक बात है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है बहुत शक्तिशाली शासक हुआ था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दोस्तों यहाँ पर कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि कलिंग इतना शक्तिशाली राजवंश था, बहुत शक्तिशाली राजवंश था। लेकिन यहाँ पर अशोक ने दोस्तों यहाँ पर इस राज पर आक्रमण करने की सोची थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला जो वीडियो आने वाला है वो यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर गुप्त साम्राज्य के आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। और उसका दोस्तों यहाँ पर मैं अगले इसके पार्ट यानी कि तीसरे नंबर के वीडियो में उसको मैं कवर करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर। सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, लगभग 75 क्वेश्चन ये है, क्योंकि इतने बड़े वीडियो को आप देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर। वीडियो भी बहुत लंबा बन चुका है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताओ कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। और अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं दोस्तों यहाँ पर। थोड़ा सा सरदर्द हो रहा है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर मैं तो पूरा करवा देता, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आएगा और थोड़ा समझाने में भी प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से उस वीडियो को मैं अगले चैप्टर में कवर करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर। लेकिन इस दोनों चैप्टरों में से 100% कम से कम पूछे तो 2 क्वेश्चन और अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे तो 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर। तो प्लीज छोड़ना मत इसको, अगर एक बार में याद नहीं होता है तो दूसरी बार आपको याद करना होगा। तो प्लीज नीचे देखिएगा एक सब्सक्राइब का बटन दे रखा होगा, अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो, अगर दोस्तों प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हो तो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, आपको पता है यहाँ पर 80,000 स्टूडेंट से ज्यादा है, तो 80,000 स्टूडेंटों में केवल 20,000 स्टूडेंटों ने आइकन बेल के बटन को प्रेस कर रखा है, उनके पास ही सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता है। और सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने कर रखा है दोस्तों यहाँ पर। अगर सब्सक्राइब करोगे तो प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचेगा, प्रत्येक वीडियो की प्लेलिस्ट आपके पास पहुंचेगी दोस्तों। धन्यवाद।